अक्सर जब हम भूगोल या ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस स्कूल की किताबों में छपे वो रंग बिरंगे नक्शे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही नीले रंग के महासागर और भूरे रंग के पहाड़। सही कहा। और देशों के बीच खींची गई वो सख्त काली लकीरें जो हमें बताती हैं कि कौन सी जगह कहाँ है। मतलब एकदम स्थिर, शांत और अपनी जगह पर फिक्स। लेकिन असलियत में देखा जाए तो भूगोल कुछ भी ऐसा नहीं है। एकदम सही बात है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई और बेहद ताकतवर मशीन है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। मतलब ये मशीन इतनी ताकतवर है कि ये ना सिर्फ हमारी धरती का मौसम तय करती है, बल्कि ये भी फैसला करती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था उफान पर होगी और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हार जाएगा। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी मशीन के पुर्जों को समझना है। हम नेक्स्ट आईएएस मार्च 2026 करंट अफेयर्स अपडेट्स के कुछ बेहद दिलचस्प अध्याय खंगालने वाले हैं। हाँ, और इसीलिए आज की हमारी चर्चा का विषय है भूगोल की ताकत। आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड, एक नदी और एक मृत ज्वालामुखी हमारी आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले कि हम इन तथ्यों का विश्लेषण शुरू करें, एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। हमारी आज की इस चर्चा में कुछ संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जिक्र आएगा। तो हमारा उद्देश्य किसी भी भू राजनीतिक घटना या किसी देश की नीति का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। सही कहा। हम केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जमीन की बनावट और प्राकृतिक संसाधन किस तरह से दुनिया की घटनाओं को आकार दे रहे हैं। जो स्रोत में दिया है, हम बस उसका निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं फारस की खाड़ी से, जहां का प्राकृतिक भूगोल सीधे तौर पर यह तय कर रहा है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें क्या होंगी। यहाँ दो बहुत ही अहम जगहों की बात की गई है स्रोतों में। पहला है ईरान का खार्ग द्वीप, जिसे खार्ग आइलैंड भी कहते हैं, और दूसरा है साउथ पार्स और रास लफ्फान का गैस क्षेत्र। तो अगर हम खार्ग द्वीप की बात करें तो ये वैश्विक तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मतलब ये ईरान का मुख्य क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। अच्छा। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ईरान ओपेक देशों में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 4 से 5% हिस्सा संभालता है। अरे वाह, 4 से 5% तो बहुत होता है। बिल्कुल। और इस विशाल उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा इसी खार्ग द्वीप से होकर गुजरता है। लेकिन स्रोत पढ़ते हुए मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लगी। खार्ग द्वीप असल में कोई बहुत बड़ी या आम जमीन नहीं है। ये एक प्रवाल द्वीप है, यानी एक कोरल आइलैंड। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक नाजुक सा कोरल आइलैंड वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे बन गया। यही तो भूगोल का कमाल है। हाँ, असल में इसका असली रहस्य इसके आसपास के पानी की गहराई में छिपा है। इस द्वीप के पास का समुद्र इतना गहरा है कि तेल ले जाने वाले विशालकाय जहाज, जिन्हें हम सुपर टैंकर कहते हैं, वो बिना जमीन से टकराए आसानी से इसके बिल्कुल किनारे तक आ सकते हैं। एकदम सही पकड़े हैं। अगर वहां का पानी उथला होता तो बड़े जहाज आ ही नहीं पाते, और शायद वो द्वीप वैश्विक व्यापार के नक्शे पर इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं बन पाता। क्या बात है। और ऊर्जा की इस कहानी का दूसरा हिस्सा है प्राकृतिक गैस, यानी साउथ पार्स, जो ईरान के हिस्से में है, और रास लफ्फान, जो कतर में है। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र साझा करते हैं। यहाँ लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का रिजर्व है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही विशाल भूमिगत कुएं से दो पड़ोसी पानी निकाल रहे हों। एक पड़ोसी यानी साउथ पार्स सिर्फ उस गैस को निकाल रहा है, सिर्फ एक्सट्रैक्शन कर रहा है। बिल्कुल, जबकि दूसरा पड़ोसी यानी रास लफ्फान उस गैस को निकालता है, उसे एक बेहद जटिल प्रक्रिया के जरिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी में बदलता है। मतलब एक तरह से उसे बोतलों में पैक करता है। और फिर दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई को अकेले नियंत्रित करता है। 20%? बाप रे। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है। जब इन ऊर्जा उत्पादन केंद्रों पर सीधे सैन्य हमले का खतरा मंडराता है, तो इसका असर कितना व्यापक होता है?
देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो हमें समझना होगा कि पिछले कुछ दशकों में रणनीतिक हमलों के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो कैसे? पहले के युद्धों के दौरान अक्सर परिवहन मार्गों या चोक पॉइंट्स को निशाना बनाया जाता था, जैसे कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। अच्छा, ताकि सप्लाई करने वाले जहाज़ों को रोका जा सके? बिल्कुल। लेकिन अब सीधा उत्पादन बुनियादी ढांचे को ही निशाना बनाया जा रहा है, यानी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा वार। लेकिन मतलब एक चोक पॉइंट को रोकने और सीधे उत्पादन केंद्र पर हमला करने में असल में क्या फर्क है? दोनों ही स्थितियों में तेल तो रुक ही रहा है ना? फर्क बहुत बड़ा है। अगर आप एक परिवहन मार्ग को ब्लॉक करते हैं, तो कूटनीति या सैन्य दबाव से उसे कुछ दिनों या हफ्तों में दोबारा खोला जा सकता है। लॉजिकल है। लेकिन अगर आप रास लफान की LNG फैसिलिटी या खार्ग द्वीप के टर्मिनल्स को नष्ट कर देते हैं, तो उत्पादन हमेशा के लिए या कम से कम कई सालों के लिए ठप हो जाता है। वो समझ गया। और जब ऐसा खतरा पैदा होता है, तो वैश्विक गैस और तेल आपूर्ति तुरंत घट जाती है। रातों रात कीमतें आसमान छूने लगती हैं, परिवहन महंगा होता है, जिससे खेती और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। मतलब भूगोल का एक छोटा सा बिंदु पूरी दुनिया में भयंकर महंगाई ला सकता है और सबकी जेब खाली कर सकता है। बिल्कुल, यही भूगोल की असली ताकत है। खैर, खाड़ी के इन ऊर्जा केंद्रों की बात तो समझ आती है कि ये अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन क्या हो जब भूगोल का इस्तेमाल देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए किया जाए? आप लेबनान की लितानी नदी की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। यह इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। तो लितानी नदी लेबनान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। ये लगभग 170 किलोमीटर लंबी है। और ये बेका घाटी से शुरू होकर पूरी तरह से लेबनान के अंदर ही बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। जी। ये नदी लगभग 7,94,000 लोगों को पीने का पानी देती है और 54,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का साधन भी है। यहाँ तक तो ये एक आम नदी की ही कहानी लगती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के प्रस्ताव 1701 के तहत इजराइल लेबनान सीमा और इस लितानी नदी के बीच के क्षेत्र को एक सैन्य बफर जोन बना दिया गया है। हाँ, इस सीमा को ब्लू लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल। और वहाँ केवल लेबनानी सेना और UN पीसकीपिंग फोर्स ही रह सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हजम नहीं हो रही है। क्या? आज के इस दौर में जहाँ ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों से युद्ध लड़े जा रहे हैं, वहाँ 170 किलोमीटर लंबी नदी का क्या सामरिक महत्व रह जाता है? मतलब क्या ये बस नक्शे पर खींची गई एक प्रतीकात्मक लकीर नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, हवा में मिसाइलें जरूर उड़ती हैं, लेकिन युद्ध और जमीनी कब्जा आज भी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना और टैंकों से ही तय होता है। अच्छा। सामरिक नजरिए से देखें तो एक नदी को पार करना किसी भी सेना के लिए एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर होता है, यानी रसद और मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। भारी टैंकों को पानी के पार ले जाना आसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। भारी तोपखाने और बख्तरबंद वाहनों के साथ नदी पार करते समय सेनाएं सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। उन पर आसानी से हमला किया जा सकता है। ओह, अब समझ में आया। इसलिए कूटनीतिक के जब किसी सुरक्षा रेखा का मसौदा तैयार करते हैं, तो उन्हें जमीन पर मौजूद एक प्राकृतिक विभाजन चाहिए जो जमीनी घुसपैठ को रोक सके। लितानी नदी वही प्राकृतिक दीवार है। मतलब मिसाइलें चाहे कितनी भी एडवांस हो जाएं, भारी टैंकों को पार कराने के लिए आज भी भूगोल के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। बिल्कुल। नदी के दक्षिण का ये पूरा इलाका सीमा पार हमलों के खिलाफ एक बफर जोन माना जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक भूगोल जमीनी सुरक्षा और सैन्य कूटनीति की शर्तें तय करता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इंसान नदियों को अपनी राजनीतिक और सैन्य सीमाओं के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान भले ही नदियों पर कितनी भी लकीरें खींच ले, प्रकृति खुद उन लकीरों को बिल्कुल नहीं मानती। एकदम सही बात है। और इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत हमें हमारे स्रोत के अगले हिस्से में मिलता है, ईरान की कारुन नदी में। अरे हाँ, आप उस ताजे और मीठे पानी की नदी की बात कर रहे हैं जो शत अल अरब में जाकर मिलती है। हाँ, कारुन नदी पूरी तरह से एक मीठे पानी की नदी है, लेकिन शोधकर्ताओं को इसके अंदर विशेषकर हवास शहर के पास बुल शार्क तैरती हुई मिली है। बुल शार्क? हाँ, अब हम सब जानते हैं कि शार्क समुद्र में रहती हैं, खारे पानी में। मीठे पानी में एक शार्क का मिलना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चांद पर टहल रहा हो।
बिल्कुल। तो ये कैसे संभव है कि एक समुद्री जीव मीठे पानी की नदी में जिंदा रह सके? विज्ञान की दुनिया में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन? ये कोई बायोलॉजिकल फिल्टर है क्या? ये उससे भी कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, साधारण तौर पर ज्यादातर मछलियां या तो खारे पानी के लिए बनी होती हैं या मीठे पानी के लिए। अगर आप किसी समुद्री मछली को मीठे पानी में डाल दें तो बाहर का पानी ऑस्मोसिस के जरिए तेजी से मछली के शरीर में घुसने लगेगा। अच्छा। हाँ, और उसकी कोशिकाएं पानी सोखकर सचमुच फट जाएंगी। बाप रे! तो फिर बुल शार्क की कोशिकाएं क्यों नहीं फटती? क्या उन्होंने कोई फ्रेश वाटर स्पेस सूट पहन रखा है? हा, ये स्पेस सूट वाली तुलना बहुत अच्छी है। दरअसल बुल शार्क का शरीर अपने अंदर यूरिया जमा करके रखता है। ओके। जब ये शार्क समुद्र से नदी के मीठे पानी में प्रवेश करती है तो उसकी किडनियां और एक विशेष रेक्टल ग्लैंड तुरंत अपनी कार्यप्रणाली बदल देते हैं। मतलब वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं? बिल्कुल। वे शरीर के अंदर नमक को रोककर रखते हैं और फालतू पानी को तेजी से बाहर निकालते रहते हैं। इस तरह शार्क का शरीर बाहर के मीठे पानी और अंदर के खारेपन के बीच एक सटीक संतुलन बना लेता है। अरे वाह! ये तो एवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है। मतलब जहां नदी और समुद्र मिलते हैं, यानी एस्चुरीज में, वहां से ये शार्क बिना किसी रुकावट के मीठे पानी में घुसपैठ कर लेती हैं। एकदम सही। ऑस्मो रेगुलेशन ये साबित करता है कि जीव विज्ञान भूगोल की हर सीमा को भेदने की क्षमता रखता है। हालांकि ये भी एक दुखद सच्चाई है कि IUCN के अनुसार बुल शार्क का स्टेटस वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब खतरे में है। हाँ, इंसान भले ही उन्हें सीमाओं में न रोक पाए, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इनके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, प्रकृति अपनी सीमाओं को तोड़ना जानती है और ठीक जिस तरह फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व का भूगोल शार्क को मीठे पानी तक खींच लाता है, उसी तरह हमारे अगले स्रोत में पूर्वी भारत का भूगोल समुद्र की नमी को जमीन पर खींचकर बेहद खतरनाक तूफानों को जन्म देता है। आपका इशारा कालबाशाकी या नॉवेस्टर तूफानों की तरफ है ना, जो मार्च से मई के बीच यानी मॉनसून से ठीक पहले आते हैं। सही कहा। मुख्य रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। जी। इस दौरान अचानक तेज आंधी, भारी बारिश और कड़कड़ाती बिजली वाले छोटे लेकिन बेहद विध्वंसक तूफान आते हैं। स्रोत के मुताबिक ये कुमुलोनिम्बस बादलों के कारण होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसके पीछे का विज्ञान समझना चाहता हूँ। मतलब ये अचानक से आसमान में बम फटने जैसा क्यों होता है? अगर हम इसके बनने की प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझें तो ये मौसम के दो अलग-अलग मिजाजों की बहुत ही हिंसक टक्कर है। वो कैसे? देखिए, गर्मियों में छोटा नागपुर के पठार की जमीन किसी भट्टी की तरह तेजी से गर्म होती है। जब जमीन गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इससे वहां हवा का एक बहुत बड़ा वैक्यूम यानी खालीपन बन जाता है। और प्रकृति को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम सही। उस खालीपन को भरने के लिए पास ही मौजूद बंगाल की खाड़ी से भारी, ठंडी और नमी वाली हवा जमीन के तरफ बहुत तेजी से दौड़ती है। अच्छा, तो ठंडी हवा और गर्म हवा आमने सामने आ जाती हैं। हाँ, अब जमीन की गर्म हवा और समुद्र की ठंडी नमी वाली हवा जब आपस में टकराती हैं तो वायुमंडल में भयानक अस्थिरता पैदा होती है। इसे कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन, ओके। इस प्रक्रिया में गर्म हवा नमी को अपने साथ लेकर रॉकेट की तरह ऊपर उठती है और आसमान में विशाल कुमुलोनिम्बस बादलों का रूप ले लेती है। और फिर वो सारा जमा हुआ दबाव अचानक से नीचे गिरता है। बिल्कुल। और यही वो भयंकर तूफान है जिसे हम कालबैसाखी कहते हैं। बाप रे। लेकिन जानते हैं, इस प्राकृतिक घटना का एक बहुत ही दिलचस्प दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये बिजली गिरने और आंधी के कारण भारी विनाश लाता है, जान माल का नुकसान करता है। वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ अप्रैल और मई के भयंकर गर्मी में जब जमीन पूरी तरह सूख चुकी होती है, तब यही तूफान उस क्षेत्र में जूट और धान की फसलों के लिए अमृत बनकर बरसता है। क्या बात है। तो ये विनाशकारी भी है, लेकिन वहां की कृषि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी। तो भूगोल यहाँ एक हाथ से तबाही लाता है और दूसरे हाथ से जीवन देता है। कमाल है। हाँ, बिल्कुल।
हमने वर्तमान मौसम को देखा, आज की सैन्य रणनीतियों को समझा, नदियों और समुद्रों के जीवों के सफर को देखा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम समय में थोड़ा पीछे चलें। कितना पीछे? लाखों साल पीछे। एक ऐसी जगह की बात करें जो आज एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है और जहां दो देशों के बीच भारी सीमा विवाद है, लद्दाख। लद्दाख। लेकिन लाखों साल पहले वो जगह एक प्राचीन महासागर और भयंकर आग उगलते ज्वालामुखियों का घर हुआ करती थी। ये वाकई भूविज्ञान के सबसे शानदार रहस्यों में से एक है, लद्दाख मैग्मेटिक आर्क। हाँ, स्रोत के अनुसार ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आग्नेय चट्टानों की एक लंबी बेल्ट है, जिन्हें इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट्स और डायोराइट्स। बिल्कुल। और इसे विज्ञान की भाषा में एक जीवाश्म ज्वालामुखी चाप या फॉसिल वॉल्केनिक आर्क कहा जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लद्दाख, जो आज इतना ठंडा है, वहां ज्वालामुखी कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब उस समय में छुपा है जब आज का भारत उस जगह पे था ही नहीं जहां वो आज है। अच्छा। हाँ, लाखों साल पहले इंडियन प्लेट, जिस पर आज हमारा देश बसा है, वो खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी। प्लेट टेक्टोनिक्स। बिल्कुल। जब दो विशाल महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसने लगती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही थी। लेकिन इन दोनों प्लेटों के बीच में तो पहले समुद्र हुआ करता था ना? एकदम सही। उस विशाल महासागर को नियोटेथिस महासागर कहा जाता था। ओके। तो जब इंडियन प्लेट नीचे की तरफ धंस रही थी तो वो अकेले नहीं गई। वो अपने साथ उस महासागर का अरबों गैलन पानी भी पृथ्वी के अंदर यानी मेंटल में गहराई तक ले गई। रुको, पानी सीधे पृथ्वी के गर्म मेंटल में चला गया। इसका तो बहुत बड़ा असर हुआ होगा। बहुत बड़ा असर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बर्फ पर नमक डाल देते हैं तो वो जल्दी पिघलने लगती है ना। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह पानी ने मेंटल की ठोस चट्टानों का पिघलने का तापमान कम कर दिया, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट गिरा दिया। अच्छा। इससे अंदर की चट्टानें तेजी से पिघलकर भारी मात्रा में मैग्मा में बदल गईं। ये गरम उबलता हुआ मैग्मा ऊपर की ओर उठा और सतह को फाड़ते हुए भयंकर ज्वालामुखियों के रूप में फूट पड़ा। बाप रे, क्या नजारा रहा होगा वो। बिल्कुल। आज वो ज्वालामुखी शांत हो चुके हैं और उनका वही मैग्मा ठंडी होकर चट्टानों में बदल चुका है जो आज लद्दाख में नजर आता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। मतलब ये सोचना कि आज सैनिक उस कड़कड़ाती ठंड में एक विवादित सीमा पर गश्त लगा रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वे असल में एक प्राचीन जलकर राख हो चुके महासागर और शांत ज्वालामुखियों के मुहाने पर खड़े हैं। यही तो लद्दाख की इन चट्टानों की अहमियत है। ये चट्टानें पृथ्वी की एक भूवैज्ञानिक डायरी की तरह हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाती हैं कि आज का महान और शांत हिमालय असल में एक बहुत ही हिंसक और खौफनाक महाद्वीपीय टक्कर का नतीजा है। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भूगोल कभी स्थिर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सक्रिय शक्ति है। यही शक्ति है जो खार्ग द्वीप के गहरे पानी का इस्तेमाल करके तेल की वैश्विक कीमतें तय करती है। यही शक्ति है जो लेबनान की लितानी नदी के किनारे टैंकों और सेनाओं को रोकती है। सही कहा। इसी भूगोल को चकमा देकर बुल शार्क मीठे पानी में जिंदा रहना सीखती है। जी। यही कालबासाखी के भयानक तूफानों में ऊर्जा भरता है और यही लद्दाख के शांत पहाड़ों के अंदर एक पुराने महासागर और ज्वालामुखियों के राज छुपा कर रखता है। और ये सब इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम मनुष्य और हमारी ये पूरी व्यवस्था इस विशाल भौगोलिक रंगमंच पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है। एकदम सच। तो इस गहन चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? हमने देखा कि कैसे लद्दाख की ये चट्टानें लाखों साल पहले एक प्राचीन महासागर के गायब होने और प्लेटों के टकराने से बनी हैं। और आज हमारे वर्तमान महासागरों का बढ़ता तापमान काल बैशाखी जैसे तूफानों को और भी भयानक बना रहा है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद इस धरती का भूवैज्ञानिक और राजनीतिक नक्शा कैसा दिखेगा? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या आज की लितानी नदी या खार्ग द्वीप का वजूद बचेगा, या फिर आज की ये हमारी भू राजनीतिक सीमाएं जिनके लिए इतना संघर्ष होता है, इस लगातार बदलती पृथ्वी की सतह पर खींची गई महज कुछ कच्ची लकीरें मात्र साबित होंगी? जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि असली ताकत इंसान के पास नहीं बल्कि इस धरती के भूगोल के पास है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यही विराम देते हैं। इस भौगोलिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।